हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो भी हम लोग इसके से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे और सिलेबस में जो कुछ भी दिया गया उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग जो चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं वो है विद्युत शक्ति का अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, क्या होता है विद्युत शक्ति का अर्थशास्त्र, और इसमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज पहला क्लास है, तो आज हम लोग जो भी इसके टॉपिक्स है उस पर इंट्रोडक्शन कर लेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो इससे आगे की जो भी क्लास चलेगी उसके बारे में हम लोग उसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है शक्ति उत्पादन केंद्रों का आगणन। ठीक है, लोड एस्टिमेशन ऑन जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पावर प्लांट का जो भी हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग पहले वो देख लेते हैं कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में कितना हमको पावर की आवश्यकता है, कितना लोड है। ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग क्या कहते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन है उतने लोड का या फिर उससे अधिक का हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लोड कर्व। ठीक है, लोड कर्व क्या होता है, हमारा लोड कर्व जो होता है, जो भी हमारा लोड होता है, ठीक है, तो उसको एक निश्चित समय पे, ठीक है, किसी भी शक्ति उत्पादन केंद्र पर समय के सापेक्ष लोड के परिवर्तन को दर्शाने वाले कर्व को हम लोग लोड कर्व कहते हैं। ठीक है, तो किसी शक्ति उत्पादन केंद्र पर समय के सापेक्ष लोड के परिवर्तन को दर्शाने वाले कर्व को हम लोग लोड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब क्या देखिए हम लोग क्या होता है लोड कर्व, ये एक मतलब साइनोसाइडल वेव की तरह होता है और इसमें 24 घंटे का या फिर एक मास का या फिर एक साल का हम लोग जो भी लोड होता है उसको हम लोग ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार जो होता है लोड कर्व हमारा 3 प्रकार का होता है, डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व और एनुअल लोड कर्व। ठीक है, तो इसको जब भी हम पढ़ाएंगे इसको हम पूरी तरीके अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है लोड कर्व का इम्पोर्टेंस। लोड कर्व का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा इस टॉपिक है, तो ये जो भी है इसके बारे में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंस इसको बताया जाएगा कि इससे हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग एवरेज लोड निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो भी इम्पोर्टेंस उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक अगला टॉपिक है हमारा भार वक्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म हैं जिसको लोड कर्व को, जिस चीज़ को हम लोग लोड कर्व से समझ सकते हैं और लोड कर्व से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिकल लोड, फिर से वेरिएबल लोड और भी ढेर सारे हैं, पीक लोड, ठीक है, एवरेज लोड, डाइवर्सिटी ऑफ लोड, ढेर सारे इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गुणांक, फैक्टर। ठीक है, गुणांक क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी पावर सिस्टम में जो भी जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, गुणांक होते हैं, उसको हम लोग अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है गुणांक फैक्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय मान लीजिए कि आप कंपटीशन में जाते हैं, यूपीपीसीएल जेईई के एग्ज़ाम देते हुए हैं, तो इसमें कंफर्म है 1-2 क्वेश्चन इससे आराम से आता है और आप इससे अच्छा इसको पढ़ेंगे तो इस आगे अच्छा गेन करेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हमारा भार अवधि वक्र। ठीक है, लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा शक्ति संयंत्र पर आधार भार एवं शिखर भार। ठीक है, बेस लोड एंड पीक लोड ऑन पावर स्टेशन। बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है किसी भी पावर स्टेशन का। ठीक है, तो बेस लोड क्या होता है कि एक समांतर, मतलब उस पावर स्टेशन पे इतना लोड ये हमेशा रहेगा, वो जब भी वो चलेगा तो इतना लोड रहेगा। और जो हमारा पीक लोड होता है कि किसी निश्चित समय पर, ठीक है, लोड का जो है डिमांड है वो मैक्सिमम है, उसी को हम लोग पीक लोड कहते हैं, जो भी हम लोग इसको समझेंगे आगे क्लास में। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हमारा भार की आवश्यकता पूर्ति, सप्लाइंग द नीड ऑफ लोड। ठीक है, तो जो भी हम लोग का जो भार की आवश्यकता पूर्ति है उसको कैसे हम किसी भी पावर प्लांट स्टेशन से जो भी हम लोग इसको करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरेटर इकाइयों की संख्या एवं उनकी क्षमता का चयन, सिलेक्शन ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, तो किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जनरेटर होता है और उससे हम लोग पूरा जो अभी हम लोग सप्लाई है उसको हम लोग जनरेट करते हैं। उससे हम लोग क्या आता है कि हम लोग उसको पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना हम लोग को जनरेटिंग यूनिट्स है और उसके हिसाब से हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं, कितना जनरेटर होगा, कितना अल्टरनेटर होगा, उसी हिसाब से टरबाइन होता है और ढेर सारे इससे बातें होती हैं। ठीक है,
अगला टॉपिक है हमारा इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम, ठीक है, अंतर संयोजित ग्रिड प्रणाली। ग्रिड क्या होता है, ठीक है, ग्रिड कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और इसका क्या उपयोग होता है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और यह क्या इम्पोर्टेंस रखता है एक सप्लाई सिस्टम में, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इंटरकनेक्टेड ग्रिड क्या होता है, यह एक पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब इसको नेटवर्क कह सकते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड टावर नेटवर्क, और कह सकते हैं कि जो भी हमारे कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उन सबको एक दूसरे से जोड़ा जाता है, किसके थ्रू, इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम के थ्रू, ठीक है, और जहाँ से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं और सप्लाई ले भी सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा वैद्युत ऊर्जा का मूल्य, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में पर यूनिट ऊर्जा को हम लोग जो भी कहते हैं विद्युत ऊर्जा को जनरेट करने के लिए कुछ कास्ट लगता है, और उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कितना कास्ट लगा उसको, और उसको कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। और किसी भी पावर स्टेशन पे पर यूनिट जो ऊर्जा है उसका मूल्य जो है कम से कम होना चाहिए, और ये सब बातें हमारा इस टॉपिक में वैद्युत शक्ति का अर्थशास्त्र जो है इसमें हम लोग इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अवमूल्यन ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो किसी भी पावर स्टेशन में ऐसा नहीं किसी फ्लॉ भी होता है, उसमें लॉसेस भी होते हैं, ढेर सारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल लॉस, हीट लॉस और बहुत सारे लॉस होते हैं। किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंटी नहीं होती है, सो इसमें लॉस होगा ही होगा। तो इसमें भी जो हमारा होता है पावर स्टेशन में लॉस होता है, तो उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितना लॉस हुआ, और उसको डिटरमाइन करके जो हमारा पर यूनिट बिजली है, वाट पर यूनिट पावर है, पर यूनिट वैद्युत ऊर्जा है, उस पर हम लोग उसको ऐड करते हैं और उसको कंज्यूमर से उसको भी लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है और यह क्यों कैसे ऐड किया जाता है हम लोग को बिजली के बिल में, ठीक है। तो ये सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे पूरा इस चैप्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और यह सिर्फ सेमेस्टर में ही नहीं, ये आने वाले समय में आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। सो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक जो है शक्ति उत्पादन केंद्रों का आगणन, ठीक है, लोड एस्टिमेशन ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, क्या होता है इसके बारे में और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी पावर स्टेशन में, किसी भी हम लोग कह सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन में जो लोड होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो वेरिएबल टाइप का होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में जो हम लोग का जनरेशन होता है पावर का, वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि लोड जैसे जैसे बदलता है तो उसी हिसाब से उसको भी बदलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लोड का पहले एस्टिमेशन कर लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, और उस हिसाब से हम लोग उसको जनरेट करते हैं पावर को, ठीक है। तो यही सब इसमें बातें हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम, चलिए आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसके बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन जो भी पढ़े हैं उसको कुछ खुद से भी पढ़ेंगे, और हम इसका नोट्स आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान से खुद से भी पढ़िए, और इसको अगली क्लास में पूरे टॉपिक्स एक एक करके 1 बाय 1 इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको मन से पढ़ाई कीजिए, और लॉकडाउन में घर में रहिए, कोरोना से बचे रहेंगे तो फिर आगे ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना घर में रहिए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, घर में रहिए और तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।